अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख नदी गंगा आखिर कहाँ से निकलती है, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देते हैं। और वो जवाब होता है गोमुख। हाँ, बिल्कुल। सबके दिमाग में वही इमेज आती है। हाँ, मतलब दिमाग में तुरंत एक ऐसी पिक्चर बनती है ना कि एक बर्फीला पहाड़ है, एक ग्लेशियर है और वहां से पानी की एक बहुत मोटी धार निकल रही है। जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा नेचुरल नल खोल दिया हो और बस वहां से पूरी की पूरी गंगा बह निकली हो। हाँ हाँ, बचपन से हमने जो कहानियां सुनी है वो इस पिक्चर को एकदम फिक्स कर देती है हमारे दिमाग में। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर ये डीप डाइव कर रहे हैं, द सेक्रेड आर्टरीज, अ साइंटिफिक एनाटॉमी ऑफ द गैंजेस, वो इस पूरी धारणा को, यानी इस सदियों पुराने आइडिया को पूरी तरह से पलट देता है। इस किताब का जो नजरिया है वो बहुत क्लियर है। ये नदी सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, साइंटिफिक और एक जिंदा नेचुरल सिस्टम है, जिसे एक जिंदा शरीर की धरतियां यानी आर्टरीज की तरह समझा जाना चाहिए। देखिए, गोमुख वाला जो थॉट है ना, वो सुनने में बहुत ही पोएटिक लगता है, एकदम कविता जैसा। लेकिन जो साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल रियलिटी है वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। हाँ, असल में गोमुख से जो पानी की धार निकलती है वो गंगा है ही नहीं। वेट, सच में? हाँ, वो भागीरथी है। गंगा नदी किसी एक पॉइंट से या किसी एक ग्लेशियर से या किसी एक सिंगल उद्गम स्थल से पैदा नहीं होती। ये पूरा का पूरा एक बहुत विशाल वाटर कैचमेंट सिस्टम है। मतलब एक नेटवर्क की तरह। बिल्कुल। अगर हम उस आर्टरीज वाले मेटाफर को ही आगे बढ़ाएं ना, तो ये एक मेन आर्टरी है जो सैकड़ों छोटी बड़ी नसों से अपना जीवन खींचती है। इस सिस्टम को एक नेचुरल हाईवे के रूप में देखना ज्यादा एक्यूरेट होगा। एक ऐसा हाईवे जिसका निर्माण कई नदियों के बहुत ही प्लान्ड और कभी-कभी बहुत वायलेंट नेटवर्क से होता है। तो अगर गोमुख से निकलने वाली धार सिर्फ एक हिस्सा है, तो इस पूरी असेंबली लाइन का दूसरा एंड कहाँ पर है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इस लंबे सफर की जो शुरुआत है वो होती है सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली एक और बहुत विशाल धार से, जिसे हम अलकनंदा कहते हैं। अच्छा, अलकनंदा। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि गंगा का बनना किसी एक जगह पर नहीं होता, बल्कि पहाड़ों के अंदर एक पूरी असेंबली लाइन चलती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो वो एक मेन एक्सिस या मेन पाइप का काम करती है और रास्ते में उसे कई अलग अलग नदियां आकर जुड़ती जाती हैं, जिसे ज्योग्राफी में हम प्रयाग कहते हैं, है ना? बिल्कुल। उन्हीं मिलन बिंदुओं को प्रयाग कहा जाता है और यहाँ उन 5 सबसे इम्पोर्टेंट संगमों को समझना जरूरी है जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ 2 पानी की धाराओं का मिलना नहीं है। तो और क्या है? हिमालय कोई एक जैसी चट्टानों से बना हुआ पहाड़ तो है नहीं। इसकी हर घाटी का जो केमिकल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है। तो जब अलकनंदा सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है ना, धौली गंगा। हाँ, तो धौली गंगा अपने साथ एक अलग तरह का मिनरल और बिल्कुल अलग रंग का पानी लेकर आती है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग में उसमें नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर और आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी का बहुत ही तेज बहाव इस मेन धार में जुड़ जाता है। वेट, मैंने कहीं पढ़ा था इसको याद रखने की एक ट्रिक है। विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका बहाव इतना तेज होता है कि ये अलकनंदा की स्पीड और उसकी पत्थर काटने की जो पावर है उसको कई गुना बढ़ा देती है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी सुपर हीरो टीम अप में नए नए सुपर हीरोज जुड़ रहे हों, या फिर जैसे किसी मेन पाइपलाइन में अलग अलग जगह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा हो। बिल्कुल सही कंपैरिजन है। और हर नया वाल्व पानी में एक नया केमिकल और नया रंग घोल रहा हो। तो कर्णप्रयाग के बाद जब ये धार आगे रुद्रप्रयाग पहुंचती है तो वहां केदारनाथ की तरफ से आने वाली मंदाकिनी इसमें अपना पानी मिलाती है। हाँ, और अब तक ना अलकनंदा एक बहुत ही एग्रेसिव और विशाल नदी बन चुकी होती है। उसका रंग, उसकी मिट्टी का स्ट्रक्चर और उसकी स्पीड सब कुछ पूरी तरह बदल चुका होता है। लेकिन अभी भी ये गंगा नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। इन 4 बड़े संगमों के बाद भी टेक्निकली और ज्योग्राफिकली इसको गंगा नहीं कहा जाता। उसके लिए हमें आखिरी संगम तक जाना होगा, जो कि देवप्रयाग है। बिल्कुल, देवप्रयाग ही वो फाइनल और सबसे डिसाइसिव संगम है। यहाँ पर गोमुख से आने वाली भागीरथी और सतोपंत से इतनी सारी नदियों का पानी जमा करके लाने वाली अलकनंदा आपस में मिलती हैं। अरे वाह!
और अगर कोई इस मिलन को अपनी आंखों से देखे ना, तो दोनों नदियों के पानी का डिफरेंस एकदम साफ दिखता है। भागीरथी का पानी थोड़ा गहरा और ज्यादा मिट्टी वाला होता है, जबकि अलकनंदा का पानी थोड़ा मटमैला, हल्के हरे रंग का होता है। अच्छा, मतलब दोनों का अलग कैरेक्टर है। हाँ, और इन दोनों के टकराने और आपस में मिक्स होने के बाद जो फाइनल यूनिफाइड धार आगे बढ़ती है, उसे ऑफिशियली गंगा नाम दिया जाता है। तो ये कोई नॉर्मल संगम नहीं है, ये दो अलग अलग घाटियों के इकोसिस्टम्स का एक हो जाना है। मतलब इसका लॉजिक देखा जाए तो ये एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर हिमालय की किसी एक घाटी में बर्फ कम पिघले या बारिश कम हो, तो दूसरी घाटी की नदियां उस कमी को बैलेंस कर लेती हैं। बिल्कुल, नेचर का अपना बैकअप प्लान। हाँ, और पहाड़ों का ये जो इतना उबड़ खाबड़ और वायलेंट सफर है, इसको पूरा करने के बाद ये कहानी हरिद्वार में आकर एकदम नया टर्न लेती है। मैंने पढ़ा है कि पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने वाली ये उफनती हुई ताकत हरिद्वार में पहली बार शांत होकर मैदानों में एंट्री लेती है। हाँ, वहां सीन बिल्कुल बदल जाता है। ये चेंज तो ऐसा लगता है जैसे कोई फॉर्मूला 1 रेसिंग कार पहाड़ी रास्तों से उतरकर अचानक से किसी सीधे चौड़े और शांत एक्सप्रेसवे पर आ गई हो। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये, क्योंकि मैदानों में एंटर करने के बाद इस रिवर सिस्टम का कैरेक्टर और इसका स्केल दोनों एकदम से बदल जाते हैं। देखिए, ये कोई छोटा सफर नहीं है। 2525 किलोमीटर की लंबी जर्नी भारत के 5 स्टेट्स को क्रॉस करती है। हाँ, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा और आखिर में वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही। और इस प्लेन जर्नी में इसका काम सिर्फ बहना नहीं रह जाता, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया के उन बड़े बड़े मैदानों को सींचने और उन्हें शेप देने का काम करती है। लेकिन जैसे पहाड़ों में था, इस मैदानी एक्सप्रेसवे पर भी बहुत सारा ट्रैफिक बाहर से आकर जुड़ता है। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां। हाँ, हिमालय की तरफ से आने वाली नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसके लेफ्ट बैंक पर आकर मिलती हैं। और ये नदियां अपने साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी लाती हैं कि मेन गंगा का आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। वैसे लेफ्ट बैंक वाली नदियों के लिए भी एक ट्रिक मैंने कहीं देखी थी। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। अरे वाह, लगता है आपने ट्रिक्स की पूरी डिक्शनरी याद की हुई है। हाँ, थोड़ा इजी हो जाता है इसे। रामू से रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आखिर में महानंदा। लेकिन देखिए, हिमालय से आने वाली नदियों का लॉजिक तो समझ आता है, क्योंकि वहाँ ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो साल भर पानी आता रहता है। हाँ, वो ग्लेशियर फेड होती है। लेकिन जो नदियां साउथ के पठारों से यानी पेनिनसुलर प्लेटो से आती हैं, जो राइट बैंक से मिलती हैं, जैसे यमुना, सोन और पुनपुन, उनका साइज थोड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल, खास करके सोन नदी का मुद्दा। एग्जैक्टली। सोन नदी मतलब नॉर्मली पानी हमेशा ऊपर से नीचे स्लोप की तरफ बहता है ना, और नॉर्थ इंडिया के मैदानों का जो मेन स्लोप है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। लेकिन ये सोन नदी तो साउथ के पहाड़ों से निकलकर नॉर्थ की तरफ बहती है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। और फिर जाकर गंगा में मिलती है। मतलब ये तो ग्रेविटी या जनरल स्लोप के बिल्कुल खिलाफ बहने वाली बात हो गई। इसको तो मैं एक रेबल रिवर यानी बागी नदी कहूंगा। बागी नदी। हाँ, सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे ये ज्योग्राफी के रूल्स को चैलेंज कर रही हो। लेकिन नेचर में ना कोई भी एक्सेप्शन बिना किसी ठोस रीजन के नहीं होता। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का एक बहुत ही गहरा साइंस काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, सोन नदी जिस इलाके से बहती है ना, वो एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है। तो क्या ये रिफ्ट वैली किसी गहरी दरार की तरह काम करती है, जो पूरे कॉन्टिनेंट के स्लोप को ही इग्नोर कर देती है? एकदम सही पकड़े हैं आप। अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो लगातार मूव कर रही हैं, खिसक रही हैं। तो जब इन प्लेट्स में खिंचाव या टेंशन पैदा होता है, तो जमीन का एक बहुत बड़ा और लंबा हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। इसे ही रिफ्ट वैली कहते हैं। ओके, समझ गया। सोन नदी के जो बेसिन है, वो ऐसी ही एक बहुत एंशिएंट वैली में बसा है, जिसका अपना एक लोकल स्लोप है और वो नॉर्थ की तरफ जाता है। तो इसलिए भले ही पूरे कॉन्टिनेंट का झुकाव दूसरी तरफ हो, ये नदी उस गहरी खाई की दीवारों के बीच कैद है। अरे वाह। और वो उस लोकल स्लोप को फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ बहने को मजबूर है। ये सच में एक कमाल का जियोलॉजिकल फिनोमेना है। मतलब अगर इसको विजुअलाइज करें, तो अगर एक बहुत बड़ी टेबल को एक तरफ झुका दिया जाए,
लेकिन उस टेबल पर एक गहरी खरोच हो जो दूसरी डायरेक्शन में जा रही हो। हाँ, तो पानी उस खरोच में बहेगा। एग्जैक्टली उस खरोच में गिरा पानी उस टेबल के झुकाव को इग्नोर करके उसी खरोच के रास्ते बहेगा। ज्योग्राफी ने यहाँ स्लोप के रूल को अपने हिसाब से मोड़ दिया है। अब जब हम पानी के बहाव और ज्योग्राफी की इतनी गहराई में जा ही चुके हैं, तो इस पूरी सिस्टम के सबसे पावरफुल और मैं कहूँगा सबसे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वो है गाद यानी सेडिमेंट। बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारी नदियां अकेले पानी तो लेकर नहीं आती ना, वो अपने साथ हिमालय की चट्टानों को पीस कर लाई गई करोड़ों टन मिट्टी और पत्थर भी लाती हैं। और ये गाद ना इस पूरे रिवर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स पहलू है। देखिए, हिमालय दुनिया के सबसे यंग माउंटेन्स में से एक है। हाँ, इसकी चट्टानें अभी भी कच्ची हैं। एग्जैक्टली, वो अभी भी बहुत कच्ची और भुरभुरी हैं। तो जब ये उफनती नदियां तेज स्पीड से इन खड़ी ढलानों से नीचे उतरती हैं, तो वो एक जाइंट नेचुरल सैंड पेपर की तरह काम करती हैं। सैंड पेपर? हाँ, वो पहाड़ों को रगड़ती हैं, काटती हैं, चट्टानों को तोड़ती हैं और उन्हें पीस कर बिल्कुल बारीक गाद में बदल देती हैं। अब ये गाद कोई कचरा नहीं है, ये वो कीमती बिल्डिंग मटेरियल है जिसने सदियों से नॉर्थ इंडिया के उपजाऊ मैदानों को बनाया है। खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी। बिल्कुल, लेकिन जब यही गाद नेचुरल बैलेंस से बाहर हो जाती है ना, तो इसका बिहेवियर बहुत भयानक हो सकता है। और इसका सबसे परफेक्ट और खौफनाक एग्जाम्पल है कोसी नदी, जी, जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। मैंने देखा है कि कोसी नदी के बहाव के आने का जो साइंस है, वो इंसान और नेचर के बीच के टकराव की बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाता है। हाँ, वहाँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये सिर्फ ज्यादा बारिश का इशू नहीं है, बिल्कुल, बल्कि गांध के फिजिक्स का मामला है, राइट? बिल्कुल। देखिए, कोसी नदी हिमालय से बहुत ही तेज स्पीड में नीचे आती है और अपने साथ अनइमेजिनेबल क्वांटिटी में गार्ड लेकर आती है। अब फिजिक्स का सिंपल रूल है, पानी की स्पीड जितनी तेज होगी, उसकी गार्ड धोकर ले जाने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लॉजिकल है। लेकिन जैसे ही ये नदी बिहार के फ्लैट प्लेन्स में यानी समतल मैदानों में एंटर करती है, इसका स्लोप अचानक से खत्म हो जाता है और पानी की स्पीड बहुत धीमी पड़ जाती है। तो स्पीड कम होते ही उस पानी की गार्ड ढोने की ताकत खत्म हो जाती है और वो सारा मलबा वहीं गिरने लगता है। हाँ, वो सारी भारी मिट्टी और मलबा नदी के तल पर यानी रिवर बेड पर जमा होने लगता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई बड़ा सा डंपर ट्रक पूरी स्पीड में आ रहा हो और बीच सड़क पर अचानक से हार्ड ब्रेक लगा दे। हाँ, और अपना सारा मलबा वहीं सड़क पर गिरा दे। वही तो, फिर वो मलबा खुद उसी ट्रक का रास्ता रोक लेगा और उस ट्रक को मजबूरी में खेत या पगडंडी से कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा। कोसी नदी भी तो यही करती है, वो अपनी ही लाई हुई गार्ड से अपना रास्ता ब्लॉक कर लेती है। और पीछे से पानी तो लगातार आ ही रहा है। हाँ, तो प्रेशर बढ़ता है और आखिर में नदी उस गार्ड के पहाड़ को छोड़कर अचानक से किसी नए निचले इलाके की तरफ मुड़ जाती है। और ज्योग्राफी में नदी के इस तरह अचानक अपना रास्ता बदलने के प्रोसेस को अवल्जन कहते हैं। अवल्जन? हाँ, और इसी अवल्जन की वजह से बहुत भयानक बाढ़ आती है, क्योंकि नदी अचानक वहां बहने लगती है कहाँ कल तक इंसानों के घर थे। अब देखिए, इंसान एम्बैंकमेंट यानी तटबंध बनाकर इसे रोकना चाहता है, लेकिन गार्ड की ये जो जियोलॉजिकल पावर है ना, वो इंसानी कंक्रीट पर अक्सर भारी पड़ती है। और यहीं से नदियों को कंट्रोल करने की जो हमारी ह्यूमन एम्बिशन है और नेचर का जो अपना रूल है, उनके बीच का क्लैश शुरू होता है। इस पूरे वाटर सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के लिए इंसान ने कई मैसिव इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं। बिल्कुल, डैम्स और बैरेजेस। हाँ, जैसे टेरी डैम और फरक्का बैरेज इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग अलग प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। कैसे? जैसे टेहरी डैम जो है वो गंगा पर नहीं बना है, बल्कि देवप्रयाग से ऊपर भगीरथी नदी पर है। इसका मेन काम पानी को रोकना, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना और फिर पानी को कंट्रोल्ड अमाउंट में छोड़ना है। यानी गंगा के ऑफिशियली बनने से पहले ही हमने उसकी एक मेन आर्टरी के बहाव को कंट्रोल कर लिया। हाँ, वहाँ पर्पस अलग है। लेकिन फरक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल में है, उसका मकसद और उसकी इंजीनियरिंग एकदम अलग है। वहाँ पानी को रोकने से ज्यादा पानी को मोड़ने का काम होता है, एक तरह से एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, और इसका सीधा कनेक्शन फिर से उसी गाद से है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल और इंजीनियरिंग मूव है। ओह, तो फरक्का का कनेक्शन सीधा सिल्ट से है? बिल्कुल। देखिए, फरक्का बैराज को एक्चुअली कैलकाटा पोर्ट को बचाने के लिए बनाया गया था। कैलकाटा पोर्ट हुगली नदी के किनारे पर है, जो गंगा की ही एक ब्रांच है।
लेकिन समुद्र की टाइड्स और नदी के स्लो फ्लो की वजह से हुगली में इतनी भारी मात्रा में गाद जमा होने लगी थी कि नदी शैलो यानी उथली हो गई थी। अच्छा, तो बड़े जहाज पोर्ट तक आ ही नहीं पा रहे होंगे। एग्जैक्टली शिप्स का वहां आना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फरक्का में ये बैराज बनाया गया। इसका काम ये है कि ये मेन गंगा के पानी का एक बड़ा हिस्सा रोकता है और उसे जबरदस्ती फोर्स के साथ हुगली नदी की तरफ मोड़ देता है, जिसे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम फ्लशिंग कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। मतलब फरक्का से छोड़ा गया पानी एक बहुत तेज प्रेशर के साथ हुगली में जाता है और वहां जमा हुई गाद को एक तेज झाड़ू की तरह साफ करते हुए डीप सी में ढकेल देता है, ताकि पोर्ट का जो नेविगेशनल चैनल है वो शिप्स के लिए खुला रहे। हाँ, यही इसका मेन मैकेनिज्म है। ये बहुत अजीब आयरनी है ना। एक तरफ बिहार में कोसी नदी है, कहाँ गाद अपने आप जमा हो रही है और इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बाढ़ आ रही है, और दूसरी तरफ फरक्का है जहां इंसान उसी गाद को साफ करने के लिए नदी की पूरी डायरेक्शन ही बदल रहा है। आयरॉनिकल तो है, लेकिन देखिए इस पानी को मोड़ने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। जो पानी और गाद नेचुरली आगे बांग्लादेश की तरफ जाना चाहिए था, उसमें बहुत भारी कमी आ जाती है और इस वजह से जो आगे का डेल्टा रीजन है वहां का पूरा इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। हाँ, ये तो एक एंडलेस साइकिल जैसा बन गया है। गाड़ इस नदी का सबसे बड़ा वरदान भी है क्योंकि ये हमें फर्टाइल सॉइल देती है, और सबसे बड़ी चुनौती भी क्योंकि ये पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकती है और नदियों का रास्ता बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब हेवी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, डैम्स, बैराजेस और बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज से गुजरते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक सवाल आता है। क्या? इस पूरे 2525 किलोमीटर के लंबे सफर में जो पानी बह रहा है, आखिर उसकी क्वालिटी क्या है? मतलब इतने इंटरफेरेंस के बाद भी क्या ये नदी ऐसी बची है? क्या जिंदगी नेचुरली पनप सके? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और नॉर्मली हम क्या करते हैं, पानी की प्योरिटी चेक करने के लिए एक सैंपल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी भेज देते हैं, राइट? हाँ, और वहाँ मशीन्स चेक करके बता देती हैं कि इसमें कितना ऑक्सीजन है या कौन से केमिकल्स मिक्स है। हाँ, लेकिन नेचर के पास ना पानी की प्योरिटी को नापने का अपना खुद का बहुत ही एंशिएंट एक्यूरेट स्केल है, और वो स्केल कोई मशीन नहीं है बल्कि एक लिविंग क्रिएचर है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन की बात कर रही है ना? बिल्कुल, गंगा डॉल्फिन। ये सिर्फ एक पानी में रहने वाला जानवर नहीं है, बल्कि इस पूरे रिवर सिस्टम का सबसे क्रिटिकल बायो इंडिकेटर है। अच्छा, बायो इंडिकेटर मतलब जो बायोलॉजी के थ्रू नेचर की हेल्थ बताए। एग्जैक्टली। गंगा डॉल्फिन, जो कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, वो किसी भी लैबोरेटरी टेस्ट से कहीं ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देती है। देखिए, एक बायो इंडिकेटर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी इन्वायरमेंट की हेल्थ का सीधा सिग्नल होती है। और गंगा डॉल्फिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतहाई शुद्ध मीठे पानी में, यानी प्योर फ्रेश वाटर में ही जिंदा रह सकती है। मतलब पोल्यूशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या पानी में ऑक्सीजन की कमी या थोड़ा सा भी खारापन, सैलिनिटी, इसके लिए जानलेवा होता है। और इसके सरवाइव करने की जो कहानी है वो खुद एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा अजूबा है। मतलब गंगा के पानी में इतनी भारी मात्रा में गाद होती है जिसकी वजह से पानी हमेशा मटमैला और मडी रहता है। उसमें आंखों का तो कोई यूज ही नहीं है। हाँ, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है वहां। तो इसलिए लाखों सालों के एवोल्यूशन में गंगा डॉल्फिन ऑलमोस्ट अंधी हो चुकी है। वो देखने के लिए लाइट का नहीं बल्कि साउंड वेव्स का यूज करती है, जिसे इको लोकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो आवाजें निकालती है और पानी के अंदर की चीजों से टकराकर वापस आने वाली एको से अपने शिकार का पता लगाती है।